साल 2025 को उस वक्त के तौर पर याद किया जाएगा जब इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव आखिरकार खुले युद्ध में बदल गया। कई सालों तक दुनिया ने दबी सांसों से देखा कि कैसे इन दो इलाकाई ताकतों के बीच की छिपी जंग, सीक्रेट ऑपरेशंस, साइबर अटैक्स और प्रॉक्सी लड़ाइयों में चल रही थी। लेकिन 13 जून 2025 को ये परछाइयां छौंट गईं और दुनिया को सीधी फौजी लड़ाई की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। इसकी वजह थी इजराइल का एक बोल्ड और तेज कदम, एक फौजी मुहिम जिसे उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। ये ऑपरेशन कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये एक सोची समझी बड़े पैमाने पर की गई हमला थी जिसका मकसद ईरान की फौज और सबसे अहम उसके विवादित न्यूक्लियर प्रोग्राम को पंगु बनाना था। ऑपरेशन राइजिंग लायन का बताया गया मकसद उस चीज को बेअसर करना था जिसे इजरायली इंटेलिजेंस ने एक आसन्न न्यूक्लियर खतरा बताया था। इजरायली लड़ाकू विमान अंधेरे की आड़ में उड़ते हुए ईरान के इलाके के अंदर तक हमला करते रहे। उनके निशाने ध्यान से चुने गए थे और उनमें अहम फौजी ठिकाने, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और सबसे अहम बात, जाने माने न्यूक्लियर ठिकाने शामिल थे। दुनिया ने संवेदनशील जगहों के पास धमाकों की खबरों के साथ आंखें खोली, जो एक नाटकीय बढ़ोतरी थी जिसने मिडिल ईस्ट को कगार पर धकेल दिया। ये सिर्फ कोई और सीमा पार की घटना नहीं थी, ये इरादे का ऐलान था। इजराइल की तरफ से एक पैगाम था कि वह ईरान को न्यूक्लियर दहलीज पार नहीं करने देगा, भले ही इसका मतलब एक तरफा फौजी कार्रवाई ही क्यों न हो। ऑपरेशन का दायरा बहुत बड़ा था। अल जजीरा और CNN जैसी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट्स में कई मोर्चों पर हमलों का जिक्र था। ये हमले ईरान के फौजी सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए थे। न्यूक्लियर ठिकानों के अलावा इजरायली फौजों ने हवाई डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च पैड और तेहरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। एक खास तौर पर विवादित हमला राजधानी की बदनाम एविन जेल पर हुआ, एक ऐसी जगह जो सियासी कैदियों और विदेशी नागरिकों को रखने के लिए जानी जाती है। इस खास हमले को तुरंत इंटरनेशनल निंदा मिली, खासकर फ्रांस जैसे देशों से जिनके नागरिक वहां कैद थे, जिससे बढ़ते हुए झगड़े में एक पेचीदा डिप्लोमेटिक परत जुड़ गई। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तुरंत बाद सदमा, निंदा और डरे हुए इंतजार का मिला-जुला माहौल था। जहां इजराइल ने अपने कदमों को एक अस्तित्वगत खतरे के खिलाफ आत्मरक्षा का जरूरी काम बताया, वहीं दुनिया के ज्यादातर हिस्से ने इसे एक खतरनाक जुआ माना। रूस और चीन सहित इंटरनेशनल ताकतों ने इजरायली हमले की तुरंत निंदा की और चेतावनी दी कि यह एक बड़े बेकाबू इलाकाई युद्ध में बदल सकता है। ग्लोबल कम्युनिटी ने अपनी सांसें रोक रखी थी, ये जानते हुए कि ईरानी जवाब अगर का नहीं बल्कि कब और कैसे का सवाल था। शुरुआती हमलों ने नाजुक हालात को तोड़ दिया था और अब एक तबाहकुन जवाबी हमले के लिए मंच तैयार था। ईरान का जवाब तेज और जबरदस्त था। एक टेलीविजन पर दिए गए भाषण में ईरान के नेताओं ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के लॉन्च का ऐलान किया, जो एक जवाबी मुहिम थी जिसे उनकी दृढ़ता और फौजी ताकत दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। कुछ ही घंटों में मिडिल ईस्ट के आसमान ड्रोनों की अशुभ गूंज और इजराइल की ओर जाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों के आग उगलते निशानों से भर गए। ये कोई टोकन जवाब नहीं था, ये एक बड़े पैमाने का कोऑर्डिनेटेड हमला था। झगड़े के दौरान ईरान 450 से ज्यादा मिसाइलें और 1000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च करेगा, जिससे इजरायली आसमान उसके एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर आयरन डोम के लिए एक युद्ध का मैदान बन जाएगा, जिसने आने वाले खतरों को रोकने के लिए ओवरटाइम काम किया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के निशाने इजराइल के बड़े शहर और सामरिक जगहें थीं। तेल अवीव, हाइफा, अशदोद और बीरशेबा में दिन रात सायरन बजते रहे, जिससे लाखों नागरिकों को बम शेल्टरों में छिपना पड़ा। जहां इजराइल के डिफेंस सिस्टम काफी असरदार थे, वहीं वे अभेद्य नहीं थे। ईरानी हमलों की भारी तादाद ने यह पक्का कर दिया कि कुछ प्रोजेक्टाइल अंदर तक पहुंच जाएंगे। एक खास तौर पर दुखद घटना में एक मिसाइल दक्षिणी शहर बीरशेबा में एक रिहायशी इमारत से टकराई, जिसमें 3 नागरिक मारे गए और कम से कम 6 और घायल हुए। इस हमले ने युद्ध की क्रूर हकीकत को सीधे इजरायली आबादी तक पहुंचा दिया, ये साबित करते हुए कि देश का कोई भी हिस्सा ईरान की पहुंच से सुरक्षित नहीं था। इजराइल चुपचाप नहीं बैठा और हमलों को सहन नहीं किया। उसने ईरान के खिलाफ और भी तेज हवाई हमलों की दूसरी लहर से जवाब दिया। इस बार ध्यान ईरान की लंबी दूरी के हमले को जारी रखने की क्षमता को कमजोर करने पर था।
इजरायली जेटों ने ईरानी एयर डिफेंस बैटरी, मिसाइल उत्पादन सुविधाएं और आईआरजीसी कमांड सेंटर को सख्त तरीके से निशाना बनाया। आईआरजीसी के नेतृत्व को एक बड़ा झटका लगा जब इजरायली हमलों ने 2 वरिष्ठ कुद्स फोर्स अधिकारियों को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया। सईद इज़ादी, जो हमास के मुख्य कोऑर्डिनेटर थे, और बहनाम शहरयारी, जो हथियार ट्रांसफर यूनिट के एक नेता थे। इन टारगेटेड हत्याओं का मकसद ईरान की कमांड स्ट्रक्चर और पूरे इलाके में प्रॉक्सी समूहों के लिए उसके समर्थन को बाधित करना था। हमले और जवाबी हमले के चक्र ने एक खतरनाक रफ्तार पैदा की, जिसमें हर तरफ दांव बढ़ रहे थे। ईरान की कार्रवाई सीधे हमलों तक ही सीमित नहीं थी। उसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ सभी सहयोग भी निलंबित कर दिए, जिससे वह और अलग थलग पड़ गया और उसकी न्यूक्लियर इरादों के बारे में इंटरनेशनल चिंता बढ़ गई। झगड़ा डिजिटल दुनिया में भी फैल गया, जहां एक इजरायली लिंक्ड हैकिंग ग्रुप ने कथित तौर पर एक ईरानी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को निशाना बनाया, जिससे लगभग $90 मिलियन का नुकसान हुआ। मिसाइलों, ड्रोनों और साइबर हथियारों से लड़ा गया ये मल्टी फ्रंट युद्ध इलाके को दशकों के अपने सबसे गहरे संकट में धकेल दिया, जिसमें कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा था। जैसे जैसे झगड़ा बढ़ता गया, अमेरिका, जो इजराइल का एक पक्का दोस्त है, ने एक निर्णायक और नाटकीय तरीके से एंट्री मारी। 21 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सीधी अमेरिकी फौजी कार्रवाई को मंजूरी दी, इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए, जिसमें बताया गया था कि ईरान 10 न्यूक्लियर बमों के लिए पर्याप्त फिसाइल मटेरियल बनाने से सिर्फ 3 हफ्ते दूर था। व्हाइट हाउस ने कई शक्तिशाली हमलों का आदेश दिया। निशाने ईरान की 3 सबसे मजबूत न्यूक्लियर सुविधाएं थीं, 1 फोर्डो, 2 नतांज 3 और इस्फहान। यह कोई छोटी मोटी दखलंदाजी नहीं थी, यह ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन था, जिसमें भी 2 स्टील्थ बॉम्बर और जबरदस्त 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें जमीन के नीचे गहरी सुविधाओं में घुसने के लिए डिजाइन किया गया था। अमेरिका की सीधी भागीदारी ने युद्ध की प्रकृति को बुनियादी रूप से बदल दिया। ये हमले एक साफ पैगाम थे कि अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरान को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे रोकने के लिए अपनी बेजोड़ फौजी ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार था। जहां पेंटागन ने प्राथमिक निशानों पर सफल हमलों की रिपोर्ट दी, वहीं ईरान ने इलाके में अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाकर जवाब दिया। एक बोल्ड और अपमानजनक कार्रवाई में ईरान ने कतर में अल उदैद एयर बेस पर 1 दर्जन बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी अमेरिकी फौजी संस्थापना है। खुशकिस्मती से अमेरिकी और सहयोगी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने सभी आने वाले प्रोजेक्टाइल को रोक दिया और कोई हताहत होने की खबर नहीं थी। लेकिन इस हमले ने अमेरिका और ईरान के बीच सीधी टकराव के खतरे को उजागर किया। बढ़ती हिंसा के बीच दूसरे देशों ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए जोर शोर से काम किया, जो इस झगड़े में फंस गए थे। भारत ने इजराइल और ईरान दोनों में एक बड़ी आबादी के साथ ऑपरेशन सिंधु नाम का एक बड़े पैमाने का निकासी मिशन शुरू किया। भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, एयर इंडिया से विशेष उड़ानें भेजी और भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमानों का इस्तेमाल करके अपने लोगों को घर वापस लाया। यह ऑपरेशन एक लॉजिस्टिकल कमाल था, जिसे बहुत दबाव में किया गया था, जिसमें उड़ानें फंसे हुए भारतीयों तक पहुंचने के लिए विवादित हवाई क्षेत्र से गुजरती थी। अब तक ऑपरेशन सिंधु ने 2460 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला है, जो युद्ध के अचानक फैलने से फंसे हुए लोगों के लिए एक जीवन रेखा साबित हुआ है। भारत की भूमिका सिर्फ निकासी तक ही सीमित नहीं थी। एक ऐसे देश के तौर पर जो सभी शामिल पक्षों के साथ डिप्लोमैटिक संबंध बनाए रखता है, उसने तुरंत तनाव कम करने और युद्ध विराम की मांग की। भारत सरकार ने शांति प्रयासों का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया और झगड़े को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाने की पेशकश की, जो एक न्यूट्रल और सम्मानित ग्लोबल खिलाड़ी के तौर पर अपनी स्थिति का फायदा उठा रही थी। नागरिक हवाई यात्रा के खतरे को दर्शाते हुए एक एहतियाती उपाय के तौर पर एयर इंडिया ने 1 न सिर्फ सीधे झगड़े वाले इलाके के लिए 2 बल्कि अमेरिका के पूर्वी तट 3 और यूरोप के कुछ हिस्सों के लिए भी अपनी उड़ानें निलंबित कर दी, ऐसे रास्ते जो आमतौर पर इस इलाके से गुजरते थे, जिससे ग्लोबल कनेक्टिविटी पर झगड़े के दूरगामी असर को उजागर किया गया। लगभग 2 हफ्तों की जबरदस्त लड़ाई के बाद, जिसने दुनिया को हिला दिया, उम्मीद की एक किरण नजर आई। 23 जून
2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि एक पूरा और कुल युद्ध विराम तय हो गया था, जो 24 घंटों के भीतर लागू होने वाला था। उन्होंने युद्धरत गुटों के बीच समझौते में मध्यस्थता करने में कतर की अहम भूमिका के लिए अपना आभार व्यक्त किया। इसके तुरंत बाद ईरानी सरकारी मीडिया ने समझौते की पुष्टि की, जिससे दुनिया भर में सामूहिक राहत की सांस ली गई। हालांकि इजराइल आधिकारिक तौर पर चुप रहा, न तो उसने अपनी भागीदारी की पुष्टि की और न ही इनकार किया, जिससे शुरू से ही युद्ध विराम की टिकाऊपन पर संदेह की छाया पड़ गई। ट्रूस की नाजुकता लगभग तुरंत ही जाहिर हो गई। 24 जून को युद्ध विराम के आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले और बाद के घंटों में भी दोनों तरफ से लगातार, हालांकि छोटे पैमाने पर, हमलों की खबरें आती रहीं। इससे एक तनावपूर्ण और अनिश्चित माहौल पैदा हुआ, जिसमें कई लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या समझौता टिकेगा या सिर्फ दोनों पक्षों के लिए फिर से हथियार जमा करने और रीग्रुप करने के लिए एक अस्थायी विराम के तौर पर काम करेगा। गहरी जड़ें जमाए दुश्मनी और हाल के हमलों की गंभीरता का मतलब था कि विश्वास बिल्कुल नहीं था। दुनिया घबराहट में देख रही थी, उम्मीद कर रही थी कि युद्ध विराम मजबूत होगा, लेकिन हिंसा के तेजी से लौटने की संभावना के लिए तैयार थी। इस छोटे लेकिन क्रूर युद्ध की मानवीय और आर्थिक लागत बहुत ज्यादा थी। इजराइल में मिसाइल हमलों में कम से कम 24 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा घायल हुए। ईरान में, जबकि आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए थे, इजरायली और अमेरिकी हवाई हमलों से हुआ नुकसान, खासकर तेहरान जैसे शहरी केंद्रों में, काफी हताहतों और बड़े पैमाने पर तबाही का संकेत देता था। इस झगड़े के कारण तेहरान से बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ, जिसमें इसके 10 मिलियन निवासियों में से कई बमबारी के डर से शहर छोड़कर भाग गए। आर्थिक तौर पर युद्ध ने ग्लोबल बाजारों में झटके भेजे, जिसमें तेल की कीमतें 10% से ज्यादा बढ़कर 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। फिर युद्ध विराम की खबर पर तेजी से गिर गईं। आज 25 जून 2025 को इलाके में एक बेचैन शांति बनी हुई है। युद्ध विराम तकनीकी तौर पर लागू है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण और अप्रत्याशित बनी हुई है। युद्ध की वजह बने बुनियादी मुद्दे अनसुलझे हैं। ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाएं अब और भी ज्यादा जांच के दायरे में हैं, और इजराइल की एकतरफा कार्रवाई करने की इच्छा ने एक नया खतरनाक मिसाल कायम की है। भारत सहित इंटरनेशनल कम्युनिटी एक स्थायी डिप्लोमेटिक समाधान की वकालत करती रहती है, लेकिन सच्ची शांति का रास्ता बाधाओं से भरा है। ईरान और इजराइल के आम लोगों के लिए युद्ध ने गहरे जख्म और असुरक्षा की गहरी भावना छोड़ दी है। यह एक याद दिलाता है कि इस अस्थिर इलाके में संघर्ष का खतरा कभी दूर नहीं होता।